मैं गोपाल सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स और क्लास 11 फिजिक्स में अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है रुजुरेखी गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और आज के लेक्चर में हम एक बार फिर से करने वाले हैं गति के समीकरणों की स्थापना। आज हम तीसरी विधि से देखेंगे। सबसे पहले हमने जो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जो हमारा सामान्य हल होता है, उससे हमने गति के समीकरण की स्थापना करके दिखाया था। और लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में बेटा हमने ग्राफी विधि से गति के समीकरणों को हल करके दिखाया था। और जो आज का क्लास है वहां हम फिर से एक बार गति के समीकरणों को हल करना सिखाएंगे। आज के क्लास में हम गति के समीकरणों को समाकलन विधि द्वारा हल करना आपको बताएंगे कि किस तरह से हम समाकलन विधि का प्रयोग करके गति के समीकरणों को हम व्युत्पन्न कर सकते हैं, गति के समीकरणों की स्थापना कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात उन सभी बच्चों को बोलना चाहता हूं जिन्होंने शुरुआत में जो हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताया था उस पर आप लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया था बेटा, उस टाइम आप लोगों ने उस चीज को सीरियसली नहीं लिया था, तो ये आपको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, बहुत ही आपको यहां घाटा होने वाला है। क्योंकि वो सारी की सारी चीजें अभी तो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जितने हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है सारे के सारी चीजें फिजिक्स में अप्लाई हो रही है, डेरिवेशंस में, न्यूमेरिकल्स में कुछ ना कुछ चीजों की हमको जरूरत पड़ रही है। तो फिर से देखो एक और टॉपिक आ गया हमारे पास में, क्या नाम है? गति के समीकरण की स्थापना करना। कौन सी विधि से? समाकलन विधि से। तो जो स्टार्टिंग में समाकलन अच्छे से समझे थे जो बच्चे, उनको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला। और ऐसे बच्चे जिनको समाकलन नहीं आता है करना, उनके लिए टॉपिक बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है और शायद ही उनको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो प्लीज अगर आपको समाकलन नहीं आता है तो आप पहले समाकलन के क्लास के जो वीडियोस हैं, जो लेक्चर्स हमने पहले से अपलोड करके रखे हैं, वो सारे आप पहले देख लीजिए बेटा। आपको सारी चीजें अगर क्लियर हो जाएगी वहां से, तो ये टॉपिक पर आएंगे तो ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। चलिए तो अब क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा। मैंने जो जरूरी चीजें थी वो आपको बता दी है, तो आप समाकलन के क्लासेस पहले आप अटेंड कर लीजिए, देख लीजिए। उसके भी जो वीडियोस हैं वो पहले से अपलोडेड हैं। आप बोलेंगे तो मैं इसके ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से पूरे के पूरे इंटीग्रेशन के वीडियोस आप देख लीजिए, डिफरेंशिएशन के वीडियोस देख लीजिए। ओके, तब आप इस वीडियो पर आइएगा। अब हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा कि समाकलन विधि द्वारा हम गति के समीकरणों की स्थापना करते हैं। तो गति के कितने समीकरण हैं हमारे पास? गति के 3 समीकरण हैं। हम तीनों समीकरणों को एक के बाद एक क्या करेंगे बेटा? स्थापित करते जाएंगे। स्टार्टिंग करेंगे गति के प्रथम समीकरण से। क्या बोलता है बेटा? चलिए समीकरण v = u + at की स्थापना करना है। व्युत्पत्ति, वेग, समय संबंध हमको निकालना है। बोलते हैं यहां, चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास। मान लो कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु एक समान त्वरण A से, वस्तु एक समान त्वरण A से गतिमान है, ठीक है। t समय में उसका वेग v हो जाता है। कितने समय में बेटा? t समय में उसका जो वेग है वो क्या हो जाता है? बोलता है v हो जाता है, ठीक है। मान लो कोई वस्तु बोलता है एक समान त्वरण A से गतिमान है, t समय में उसका वेग क्या हो जाता है? बोलता है v हो जाता है। तो अब देखेंगे आगे हम। अब यहां देखेंगे बेटा एक रिलेशन होता है हमारे पास में। क्या होता है? किसके बीच में? वेग और त्वरण के बीच में। क्या होता है? त्वरण होता है बेटा वेग में परिवर्तन बेटा समय। तो अगर हम उसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा a dv/dt। a क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में? हमारे पास में आ जाएगा dv/dt। क्योंकि अवकलन भी क्या करता है बेटा? मैंने आपको अवकलन में समझाया है, वो दो चरों में परिवर्तन को दिखाता है। यहां v के मान में परिवर्तन हो रहा है, किसके साथ? समय के साथ। dv/dt लिखने का अर्थ क्या होता है? वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। और त्वरण भी यही होता है, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष। तो हम त्वरण a बराबर क्या लिखते हैं? dv/dt।
ओके, आगे बढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a dt इज इक्वल टू dv। a dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास में, dv आ जाएगा, ठीक है। a dt इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेटा dv। ये इसको आप समीकरण नंबर 1 मान के चलेंगे बेटा, क्या मान के चलेगा इसको, समीकरण नंबर 1 मान के चलेंगे, ठीक है। a dt इज इक्वल टू dv। अब बोलते हैं यदि समय, ठीक है, यदि क्या चीज बोलते हैं बेटा, समय, क्या है अगर t बराबर 0 हो तो वेग v क्या होता है, प्रारंभिक वेग u, ठीक है। यदि समय t इक्वल 0 हो तो वेग क्या होता है बेटा, वेग जो होता है, वेग कौन सा वेग होता है हमारा, प्रारंभिक वेग u ले सकते हैं, और समय t इक्वल t हो तो वेग v इज इक्वल टू v अंतिम वेग हो जाएगा। बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये मैं कुछ लिमिट से ले रहा हूं बेटा, t इक्वल 0 पर वेग कितना होता है, u होता है प्रारंभिक वेग, और t इक्वल t पर वेग क्या लेते हैं हम, अंतिम वेग v लेते हैं। फिर बोलता है इन सीमाओं, इनको हम सीमा लेंगे, लिमिट्स ले लेंगे, t इक्वल 0 को t इक्वल t, तो इन सीमाओं में अगर हम समाकलन करते हैं, इन सीमाओं में समाकलन करने पर किसका समाकलन करेंगे, समीकरण 1 का। तो समीकरण 1 से लिखेंगे बेटा, देखिए एक बाएं पक्ष में क्या है, a dt, तो यहां हम लिमिट लेंगे, वो टाइम वाला लेंगे बेटा, सबसे निम्न सीमा में 0 रख लेंगे और उच्च सीमा में क्या रख लेंगे, t लिख लेंगे, 0 टू t a dt। इसलिए टाइम रखा क्योंकि इधर t के सापेक्ष समाकलन होगा, ये हो गया a dt इक्वल, अब इधर u टू v, निम्न सीमा u ले लिए, उच्च सीमा v ले लिए क्योंकि इधर v है बेटा, ये हो गया हमारे पास में dv, क्या हो गया बेटा dv। अब आगे देखते जाएंगे किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, t के सापेक्ष, dt है तो a क्या हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट, a हम बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू t, कुछ बच रहे क्या, देख लीजिए, कुछ नहीं है, a बस है, कुछ नहीं है मतलब क्या है बेटा 1 है, क्या आ जाएगा 1 dt, क्या हो जाएगा यहाँ 1 dt हो जाएगा। अब दाएं पक्ष में देखिए, वहां u टू v है, वहां भी कुछ नहीं है मतलब क्या है बेटा 1 है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 dv, क्या हो जाएगा 1 dv। तो अब समाकलन अगर हम करें तो ये हो जाता है बेटा a, क्या हो जाएगा यहाँ हमारे पास में a हो जाएगा, और 1 dt, जैसे 1 dx x होता है वैसे 1 dt क्या होता है बेटा t होता है। लिमिट्स लगा देते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 टू t, और इधर देखेंगे 1 dv ये हो जाएगा बेटा v, और लिमिट्स लगा लेना u टू v। अब समाकलन हो गया हमारा, फार्मूला इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है बेटा x होता है, 1 dx x होता है तो 1 dt t हो गया, 1 dv v हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं मैंने आपको सिखा चुका है, निश्चित समाकलन में पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट t हो गया बेटा, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, अपर लिमिट हो जाएगा यहाँ v, लोअर लिमिट हो जाएगा u, तो ये a t minus 0 is equal to v minus u, ठीक है। आगे a t is equal to v minus u, ये हो जाएगा हमारे पास में v is equal to u plus at, v is equal to क्या हो जाएगा बेटा u plus at, और ये समीकरण u को पक्षांतर कर दिए, ये हमारे पास समीकरण बन गया बेटा v is equal to u plus at, इसे क्या कहते हैं, यही गति का प्रथम समीकरण है, ठीक है। इस तरीके से गति के प्रथम समीकरण की स्थापना हो जाती है। एक बार फिर से देख लेंगे, हमको समीकरण v इज इक्वल टू u प्लस at की स्थापना करनी थी। हमने स्टार्टिंग में क्या किया बेटा, मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, t समय पर उसका वेग कितना हो जाता है, बोलता है v हो जाता है, ये लिख लिए।
तो एक रिलेशन मिलता है त्वरण और वेग के मध्य में, वेग और त्वरण के मध्य में, a इक्वल टू dv अपॉन dt, क्योंकि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, और अवकलन हो रहा है वेग का किसके सापेक्ष, t के। ये भी वही चीज बताता है बेटा कि वेग में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, समय के, और इसी को बोलते हैं त्वरण। तो a इक्वल टू d अपॉन dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, dt ऊपर चला गया, a dt dv समीकरण 1 माने। हमने समय t इक्वल 0 पर वेग, प्रारंभिक वेग u ले लिया, और t इक्वल t पर अंतिम वेग क्या ले लिया बेटा, v ले लिया। इन सीमाओं में समाकलन करने पर बोलता है, कौन सी सीमाओं में, 0 से t और u से v। तो इंटीग्रेशन 0 टू t a dt और इंटीग्रेशन u v dt। देख लेना, जिधर dt है वहां t वाला लिमिट्स लगाना, जहां v है वहां v वाला लिमिट्स लगाना, ठीक है। ये अब एक कांस्टेंट था बाहर आ गया बेटा, कितना बचा, 1 dt, और यहां तो कुछ है नहीं तो 1 dv ही होगा। तो 1 dt t होता है, ये लिमिट्स 0 टू t हो गया, यहां 1 dv v हो गया, लिमिट्स u टू v हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए, t माइनस 0 हो गया, v माइनस u हो गया बेटा। ये 0 तो t माइनस 0 t होगा तो 80 हो गया, ये v माइनस u हो गया, u को पक्षांतर कर दिए, v इज इक्वल टू u प्लस 80 हो गया। यही गति का क्या कहलाता है बेटा, प्रथम समीकरण होता है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे क्लास में। अब हम, ठीक है, अब समीकरण s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर की व्युत्पत्ति करते हैं स्थिति और समय के मध्य संबंध। यहां भी हम स्टार्टिंग वैसे करेंगे, मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण a से, मान के चलते हैं x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति मान है, ठीक है। क्या मान के सकते हैं, मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण a से x अक्ष की धनात्मक दिशा में गतिमान है, समय t पर उसकी स्थिति x और वेग v है। तो अब देखिए यहां बेटा ये होता है स्थिति समय संबंध, तो हम स्थिति और समय के मध्य संबंध निकालना है। तो यहां हम स्टार्ट करते हैं बेटा वेग से, v प्राप्त। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, मतलब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बटा समय। तो v इज इक्वल टू dx अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, dt। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, dx अपॉन dt। यहां से हम स्टार्ट करेंगे बेटा ये इक्वेशन, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। सेम वर्क यहां भी हम करेंगे बेटा, ये क्या काम करेंगे हम, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा v dt इज इक्वल टू dx, ठीक है। v dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा dx। जबकि हमको मालूम है गति के प्रथम समीकरण से v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, u प्लस at। इसलिए हम यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा u प्लस at इज इक्वल, सॉरी u प्लस at, ये dt हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा dx, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसको हम मानते हैं बेटा समीकरण नंबर 1, और फिर से सीमा लेंगे बेटा, यदि समय t इक्वल 0 पर इसकी वस्तु की स्थिति x इक्वल ले लेते हैं बेटा x0, प्रारंभिक समय पर वस्तु की स्थिति x इक्वल x0, और समय t इक्वल t पर वस्तु की स्थिति x इक्वल x हो। तो देखिए मैंने क्या किया बेटा, 0 समय पर वस्तु की स्थिति को x0 मान लिया और t समय पर वस्तु की स्थिति को x मान लिया। फिर से ठीक है, यहां लिखेंगे सीमाओं में क्या करने पर, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, सीमाओं में समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन
0 टू टी u प्लस एटी dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा प्रारंभिक समय, प्रारंभिक स्थिति x0 टू x dx। बात समझ में आ रही है? जिधर t है उधर लिमिट क्या रखेंगे, 0 टू t u प्लस एटी dt। फिर दूसरे साइड बेटा x0 टू x dx, कुछ नहीं है मतलब वहां 1 होगा बेटा। अब आगे देखिए इसको, देखो दो टर्म है बेटा, दोनों टर्मों को मैं अलग अलग कर लूंगा। एक तरफ क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये आएगा बेटा इंटीग्रेशन 0 टू t u dt हो जाएगा, प्लस है इंटीग्रेशन 0 टू t at dt हो जाएगा। और इधर तो कुछ नहीं है बेटा, ये है x0 टू x, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 dx। अब देखिए यहां हम u को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0 टू t, कुछ नहीं मतलब 1 dt, प्लस यहां कांस्टेंट क्या है बेटा a, 0 टू t बचा dt, और ये इंटीग्रेशन x0 टू x 1 dx। ओके, ये इस तरह से आप लिख लेंगे। अब u, अब इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू t 1 dt, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा t, और यहां लिमिट्स लगा देंगे हम 0 टू t, प्लस a 0 टू t है मतलब t के घात में कितना है, 1 है। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा t स्क्वायर अपॉन 2 0 टू t, ठीक है। उसके बाद देखिए इक्वल 1 dx, फिर से हो जाएगा बेटा ये भी x, ये हो जाएगा x0 टू x, लिमिट लगाएंगे u, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0 t माइनस 0, प्लस a, अपर लिमिट t के प्लेस में t हो जाएगा बेटा t स्क्वायर बाई 2, फिर t के प्लेस में हम 0 लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू x माइनस क्या हो जाएगा बेटा x0। तो देखते जाएंगे, अब ये क्या हो रहा है ut प्लस a इंटू टी स्क्वायर बाई 2, 0 वाला तो 0 हो जाएगा तो हमने गुना नहीं कर रहे हैं उसको, x माइनस x0 अंतिम स्थिति नहीं प्रारंभिक स्थिति, ये होता है बेटा कण का विस्थापन, इसे हम लिखेंगे s। तो s इज इक्वल टू ut प्लस, ये देखिए s को मैंने इधर लिख दिया हाफ at स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया बेटा गति का द्वितीय समीकरण। यहां नीचे में लिखेंगे यही गति का द्वितीय समीकरण है। कौन सा समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण। तो इस प्रकार से, ठीक है, आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं बेटा, हल कर सकते हैं, गति के द्वितीय समीकरण की स्थापना कर सकते हैं। फिर से एक बार देखिए, मैं आपको शुरू से बताता हूं क्या क्या बेटा हमने मान के चला बेटा कि मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण a से, कोई वस्तु जो थी एक समान त्वरण a से x अक्ष की धनात्मक दिशा में गतिमान है। कहां गतिमान है, x अक्ष की धनात्मक दिशा में, समय t पर उसकी स्थिति x और वेग v है, तो v इज इक्वल टू, ये रिलेशन होता है बेटा, वेग क्या होता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बटा समय, या इसी को बोलते हैं विस्थापन बटा समय। तो ये dx अपॉन dt भी यही प्रदर्शित करता है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, या v dt इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास dx, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए इज इक्वल टू dx हो गया बेटा। अब जबकि हमको मालूम है गति के प्रथम समीकरण से, ये कहां से आया बेटा, ये गति के प्रथम समीकरण से आया, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, तो v के प्लेस में यहां हमको वैल्यू पुट कर दी नहीं है, u प्लस at dt इज इक्वल टू dx। फिर हमने लिमिट लिया, सबसे पहले क्या मान के चला, यदि समय t बराबर 0 पर दे, यहां देखेंगे तो हमको समझ में आ जाता है, यहां t है तो यहां t वाला लिमिट लगेगा, यहां x है तो x वाला। तो t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति, प्रारंभिक स्थिति x इज इक्वल टू x0 ले लिए, और समय t इक्वल t पर वस्तु की स्थिति, अंतिम स्थिति x इक्वल x ले लिए। सीमाओं में समाकलन कर दी, जिधर t था वहां हमने लगा लिया इंटीग्रेशन 0 टू t u प्लस at dt, और जिधर x था वहां इंटीग्रेशन x0 टू x dx हो गया बेटा। अब इंटीग्रेशन करना है आपको, ये दो टर्म था u प्लस at अलग अलग कर दिया बेटा, 0 टू t u dt हो गया, 0 टू t a dt हो गया, और इधर इंटीग्रेशन x0 x 1 dx, u कांस्टेंट है बाहर निकल गया, 1 dt बचा बेटा, यहाँ a कांस्टेंट है बाहर निकल गया, t dt बचा, इधर जैसा है वैसे लिख दिया, इंटीग्रेशन x0 टू x 1 dx हो गया। अब 1 dt का होता है t 0 टू t, फिर ये a t का हो गया t स्क्वायर बाई 2, 0 टू t
ये हो गया 1 dx का x x0 टू x, ये u t माइनस 0 क्या हो गया बेटा, ये t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, a क्या हो गया बेटा t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस x0, x माइनस x0, ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये t स्क्वायर बाई 2, a से मल्टीप्लिकेशन होगा 0 तो हट जाएगा बेटा, ये at स्क्वायर और ये x माइनस x0 अंतिम स्थिति रही प्रारंभिक स्थिति, तो ये हो गया बेटा x माइनस x0 इज इक्वल टू s हो गया, s इज इक्वल टू फार्मूला हो जाता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही गति का द्वितीय समीकरण कहलाता है। तो इस तरह से हमने गति के द्वितीय समीकरण की भी स्थापना कर ली। और आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम गति के तृतीय समीकरण की ओर, ठीक है। तो देखिए गति के तृतीय समीकरण की स्थापना करेंगे बेटा हम, ठीक है। तो गति के जो तृतीय समीकरण की स्थापना करनी है, वहां फिर से हम एक रिलेशन लेके चलेंगे, सेम वैसी लाइन से हम स्टार्ट करेंगे बेटा। मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण, एक समान त्वरण ए से गति मान, तो क्या बोलते हैं बेटा, समय t पर उसकी जो स्थिति होती है वो स्थिति हो जाती है बेटा x, और वेग v हो तो क्या रिलेशनशिप बताएं, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, क्या हो जाता है बेटा रिलेशनशिप, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, ये हमारे पास में एक रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। या क्या हम इसको इस तरह से लिखेंगे dx, ठीक है, देखते जाएंगे बेटा, ये हमारे पास में एक रिलेशनशिप बनता है, v इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा dx अपॉन dt बन जाता है, ठीक है। या फिर देखिए इधर, अब यहां हम त्वरण से स्टार्ट करते हैं, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में dv अपॉन dt, a इज इक्वल टू क्या हो जाता है dv अपॉन dt। या फिर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, तो मैं इसको dv अपॉन कर लेता हूं बेटा dx का भाग कर दिया और dx का क्या कर दिया बेटा गुणा कर दिया, तो dx अपॉन क्या हो गया बेटा dt। लिख सकते हैं dx का गुणा और dx का भाग कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसी राशि का गुणा और भाग करने से। देखो ये समीकरण कुछ ऐसा हो जाता है, ये dv अपॉन dx हो गया बेटा, ये तो dv अपॉन क्या हो गया हमारे पास में dx हो गया। ये dx अपॉन dt को मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, वस्तु का वेग बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा वेग v हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा ना क्या कर रहे हैं हम, त्वरण e इज इक्वल टू dv अपॉन dx निकाल रहे हैं इनटू dx अपॉन dt, dx का गुणा dx का भाग कर दिया बेटा, तो dv अपॉन dx को जैसे का तैसे रख दिए, dx अपॉन dt को हम वेग बोलते हैं तो वेग v लिख दिए। अब यहां हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए यहां हमारे पास आ रहा है बेटा a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx, यहां मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा a dx इज इक्वल टू v dv, इसको मैं लेके चलूंगा बेटा इक्वेशन नंबर 1। फिर से समझिएगा, मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, समय t पर उसकी स्थिति x और वेग v है, तो त्वरण a बराबर dv अपॉन dt हमने बता दिया है, त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। यहां हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया बेटा, यहां dx का गुणा और dx का भाग कर दिए, तो dv अपॉन dx, dx अपॉन dt क्या हो गया वेग v हो गया, a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx आ रहा है, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो dx इधर आ गया, ये dv आ गया। फिर से हम लिमिट्स लेंगे, फिर से लेंगे, यदि समय t इक्वल 0 पर वस्तु की स्थिति x इक्वल x0 और वेग v इक्वल u, वेग v इक्वल u, यानी बेटा फिर से देखिएगा, यदि
समय t इक्वल 0 पर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति x इक्वल x0 ले लिए, वेग v इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग u ले लिए, तथा बोलता है बेटा समय t इक्वल p पर वस्तु की स्थिति x इक्वल x और वेग v इक्वल v, वेग v इक्वल v, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, सीमाओं, ठीक है, ध्यान से लिखते जाएंगे हम, सीमाओं में समाकलन करने पर जहां dx है वहां हम लिमिट लगाएंगे बेटा x0 टू x, क्या लिमिट लगाएंगे हम, x0 टू x, एक हो जाएगा dx, और जिधर v है वहां हम लिमिट लगाएंगे बेटा u टू v, क्या लगाएंगे u टू v, ये हो जाएगा बेटा v d। ध्यानपूर्वक देखिए कैसे लिमिट लिए, यहां हमने तीनों चीजें एक साथ लेके चल रहे हैं। t इक्वल 0 पर वस्तु की स्थिति x इक्वल x0 और वेग v इक्वल u ले लिए बेटा। समय t इक्वल t पर वस्तु की स्थिति x इक्वल x हो गया, वेग v इक्वल v हो गया, मगर यहाँ एक तरफ dx दिखाई दे रहा है, एक तरफ dv दिखाई दे रहा है बेटा। तो हमने क्या किया, देखिए जहां dx दिखाई दे रहा है वहां x0 टू x लिमिट लिया, यहाँ u टू v लिमिट लिया, v dv। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं बेटा, इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए क्या होगा, a dx, a कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ जाएगा, ये क्या चीज है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहां मैं लिखूंगा a और ये इंटीग्रेशन, कहां गया डस्टर, ये a इंटीग्रेशन x0 टू x, कुछ नहीं बच रहा है, मतलब 1 dx हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा 1 dx, और इधर जिधर v है बेटा वहां तो v ही रहेगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा हमारे पास में u टू v v dv। अब 1 dx, ये स्मॉल a हो गया बेटा, 1 dx x, लिमिट आ गया x0 टू x, और v का इंटीग्रेशन ये होता है बेटा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट से लग जाएगा u टू v, a लिमिट लगाइए x के प्लेस में x के प्लेस में x0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। अब यहाँ फिर से अपर लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में v के प्लेस में v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट v के प्लेस में u स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ फिर से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, अंतिम स्थिति में प्रारंभिक स्थिति क्या बोलते हैं, विस्थापन, क्या हो गया बेटा s, एलसीएम हो गया हमारे पास में, क्या हो गया 2, ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या 2as इज इक्वल टू हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे बेटा, क्या बचेगा एक पक्ष में हमारे पास में v स्क्वायर बचेगा, ये हो जाएगा बेटा u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे पास में बन जाएंगे बेटा गति के 3 समीकरण, क्या बन जाएंगे बेटा, गति के 3 समीकरण बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस बार हमने कहां से स्टार्ट किया बेटा, मान लो कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, तो समय t पर उसकी स्थिति x और वेग v, त्वरण से स्टार्ट करना है, इक्वल टू dv/dt, फिर a इक्वल टू dx का गुणा dx का भाग कर दिया बेटा, dx/dt वाले टर्म को हमने v लिख लिया, हमारे पास बना a v dv/dx, dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दूसरे पक्ष में क्या हो गया बेटा, ट्रांसफर हो गया, तो a dx इज इक्वल टू v dv, समीकरण नंबर 1। लिमिट लेना t इक्वल 0 पर वस्तु की स्थिति x इक्वल x0, वेग v इज इक्वल टू u प्रारंभिक वेग, और समय t इक्वल t पर वस्तु की अंतिम स्थिति x और अंतिम वेग v। सीमाओं में समाकलन करना, देख लेना जिधर dx रहेगा उधर x0 टू x करना और v वाले तरफ u टू v करना, ये v dv हो गया। अब बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन था, एक कांस्टेंट था बाहर निकल गया, 1 dx x हो गया बेटा, ये u टू v का क्या हो गया v स्क्वायर बाई 2, लिमिट से अप्लाई किया बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस क्या हो गया x0, और इधर v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, दोनों का एलसीएम 2 आया बेटा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ गया, और इधर देखिए अंतिम स्थिति में प्रारंभिक स्थिति क्या होता है बेटा, विस्थापन s आ गया, as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को हमने दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर दिया, ये बन गया v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यही गति का तृतीय समीकरण।
कौन सा समीकरण? ओके, तो ये गति का तृतीय समीकरण है बेटा। इस तरीके से आपको गति के तीनों समीकरणों को समाकलन विधि से क्या करना है बेटा, हल करना है। और उन सभी बच्चों को मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा जिनको समाकलन नहीं आता है, आप पहले समाकलन सीखिए। ये तो स्टार्टिंग में बेटा, आप क्लास 11 क्लास 12 आप आगे जहां तक हायर स्टडीज करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, आपको अगर फिजिक्स पढ़ना है तो आपको मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है और भी बहुत सारी चीजें वो जानना बहुत ही जरूरी है। उनके बगैर आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। तो अभी कोई देर नहीं हुई है, ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे जाइए, पहले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कीजिए, फिर ये वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो चलिए, ये आज की क्लास हमारी यहीं तक थी बेटा। एक बार फिर से मैं सभी बच्चों से अपील करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो लाइक कीजिए। ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो देखने से पहले वीडियो डिसलाइक करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी बच्चे हमारे पास में हैं जिनका टारगेट है कि वीडियो आए तो पूरा जल्द से जल्द उस वीडियो को हम क्या करें, डिसलाइक करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिसलाइक करने के लिए एक दूसरे का मोबाइल ढूंढते रहते हैं, कभी इसके मोबाइल से उसके मोबाइल से, सारे के सारे बोलते हैं जितने ज्यादा हो सके इसमें डिसलाइक कीजिए। चलिए भाई, अच्छी बात है, जितना आपकी मर्जी है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। मगर अच्छी बात नहीं है ये, इस तरीके से जो आप बिहेव कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। मैं अच्छे से कीजिएगा, बहुत सिंपल है बेटा, जो तीनों गति के समीकरणों की विधियां हमने बताए हैं, ठीक है। ओके, ठीक, बाय।